चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ टुडे 1 मार्च 2024। पहली न्यूज़ है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दी। ठीक है, तो इस योजना की बात करें, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसको लॉन्च करने वाला मिनिस्ट्री कौन सी है? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो रूफटॉप सोलर, आप जानते होंगे, यह स्थापित करना और 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना। तो इसका उद्देश्य क्या है? रूफटॉप जो आरटीएस रूफटॉप सोलर होते हैं उसको स्थापित करना और 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त प्रदान करना। अगर हम इसकी सब्सिडी संरचना की बात करें तो आवासीय रूफटॉप सोलर स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता निम्नलिखित प्रकार से होगी। 30,000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम 2 किलोवाट तक, 18,000 रुपये प्रति किलोवाट की दर से अधिकतम 3 किलोवाट तक और 78,000 रुपये 3 किलोवाट से बड़े सिस्टम के लिए। तो ये सब्सिडी रहेगी कि भाई मतलब कितना किलोवाट का रहेगा, तो उसके लिए कितने किलोवाट की दर से सब्सिडी लगेगी। आवासीय रूफटॉप सोलर की स्थापना की रही है, तो जो आवासीय रूफटॉप सोलर बनाया जाएगा तो एक परिवार 3 किलोवाट तक के आवासीय रूफटॉप सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए लगभग 7% निम्न ब्याज दर पर ऋण प्राप्त कर सकता है और जमानत रखने की कोई कोलेटरल फी भी नहीं रखनी पड़ेगी। एक राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। सब्सिडी के लिए आवेदन करने, रूफटॉप सोलर विकसित स्थापित करने के लिए विक्रेता को चुनने में मदद करेगा। सही आकार के सोलर रूफटॉप चुनने, लाभ का अनुमान लगाने, इंस्टॉल करने वाले वेंडर की रेटिंग पता करने जैसे मामलों में सही निर्णय लेगा। मॉडल सोलर विलेज की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय टॉप सोलर को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में रोल मॉडल गांव विकसित किया जाएगा। स्थानीय निकायों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, सौर क्षमता में वृद्धि की जाएगी। तो ये चीज़ें हैं इसमें। ये देखो, ये ऐसे होता है रूफटॉप सोलर। ठीक है, चलिए अगली न्यूज है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी दी। तो आईबीसीए का मुख्यालय भारत में स्थापित होगा, इसकी मंजूरी मिल चुकी है। आईबीसीए की बात करें तो प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में इसको 2023 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, आईबीएससी का लक्ष्य क्या है? जो 7 प्रमुख बड़ी बिल्ली की जो प्रजातियां हैं उनके पर्यावासों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग सुनिश्चित करना। इसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। ठीक है, ये ध्यान रखना। प्यूमा और जगुआर ये 2 हमारे भारत में नहीं पाए जाते हैं, बाकी सब भारत में पाई जाती है। तो ऐसे आ सकता है ना कि जो 7 की 7 बिल्ली की प्रजातियां हैं उन सबका प्राकृतिक आवास हमारे इंडिया में है, तो वो गलत हो जाएगा। बहुदेशीय और बहु एजेंसी गठबंधन आईबीसीए को उन 96 देशों के सहयोग से, याद रखना 96 देशों के सहयोग से शुरू किया गया है जहां पर ये बड़ी बिल्लियां पाई जाती है। बड़ी बिल्लियों प्रजातियों वाले देश, ऐसे देश जहां बड़ी बिल्लियां नहीं पाई जाती है लेकिन वे इनके संरक्षण में रुचि रखते हैं। संरक्षण भागीदार, संरक्षण में रुचि रखने वाले व्यावसायिक। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही हैं जिसमें ये पाई जाती है, और भी इनमें जो इंस्टीट्यूट्स हैं, देश हैं, वो क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं। अगर हम वित्त पोषण की बात करें तो भारत 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए की प्रारंभिक सहायता प्रदान कर रहा है। द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, सार्वजनिक क्षेत्र से इसको लिया जाएगा। ठीक है, गवर्नेंस की बात करें तो सदस्यों की सभा होगी, स्थायी समिति होगी, सचिवालय होगा, ये सब इसके होंगे। तो ये देख सकते हो आप लोग भाई इनका क्यों जरूरी है, कितना शानदार फोटो है ये। तो इनसे एक तो पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करना में मदद मिलती है, जल सुरक्षा में ये होते हैं। हिम तेंदुओं की अधिक आबादी हिमालय पारिस्थितिक तंत्र के स्वस्थ होने का संकेत है। हिमालय कई नदियों का स्रोत है, ऐसे में हिम तेंदुओं के संरक्षण से हिमालय और उसके हिमनद भी संरक्षित होते हैं। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए, सांस्कृतिक परिवर्तन, ठीक है, अर्थव्यवस्था का समर्थन, इन सब के लिए क्या बोलते हैं, ये है। देखो ये कितना अच्छा फोटो है जिसमें सारी चीज़ें समझ में आ रही है। ठीक है, कि क्या बोलते हैं, यहाँ पर जल संरक्षण की भी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर इन्वायरमेंट की भी बात है, यहाँ नदियों की भी बात है, यहाँ पेड़ पौधों की इसकी भी बात है, अर्थव्यवस्था की भी बात है, घर भी हरे भरे रहेंगे, तो सारी बातें इसमें। कितने शानदार फोटो बना रखा है। चलिए, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकास के तहत 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयों को मंजूरी प्रदान की है। तो भारत में 3 और सेमीकंडक्टर इकाइयाँ दी गई है। तो अगर हम बात करें तो पहले तो हम ये देख लेते हैं 3 इकाइयाँ कौन सी है, उसके बाद देखेंगे सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो अनुमोदित सेमीकंडक्टर इकाइयाँ निम्नलिखित हैं। सेमीकंडक्टर फैब, इसे धोलेरा गुजरात में ताइवान की कंपनियों के साथ साझेदारी में, तो एक तो धोलेरा गुजरात में खोला गया है सेमीकंडक्टर फैब। ठीक है, एक है सेमीकंडक्टर एटीएमपी असेंबली, ठीक है, परीक्षण, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग, इसे मोरेगांव असम में स्थापित किया गया है। और विशेष चिप्स के लिए एटीएमपी इकाई
ठीक है। इसे साणंद गुजरात में जापान और थाईलैंड की कंपनियों के सहयोग से स्थापित किया गया है। ध्यान रखना भाई, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक तो है सेमीकंडक्टर फैब, धोलेरा गुजरात में खोला गया है ताइवान के सहयोग से। सेमीकंडक्टर एटीएमपी मोरेगांव असम में, और विशेष चिप्स के लिए सेमीकंडक्टर एटीएमपी इसे साणंद गुजरात में जापान और थाईलैंड की सहायता से खोला गया है। अब सेमीकंडक्टर की अगर हम बात करें तो सेमीकंडक्टर एक सुचालक और कुचालक के बीच की विशेषता रखने वाली सामग्री होती है, मतलब जो ना तो कंडक्टर होता है ना ही इंसुलेटर होता है। ठीक है, इसे इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहा जाता है। सुचालक के माध्यम से विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। चांदी, एल्यूमिनियम, लोहा, तांबा आदि विद्युत से सुचालक होते हैं, और कुचालक होता है जिसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होती है। अब इसमें दोनों चीजें पाई जाती है। एक सेमीकंडक्टर फैब या फैब्रिकेशन प्लांट मूल रूप से एक फैक्ट्री होती है। इनमें इंटीग्रेटेड चिप सर्किट्स और सिलिकॉन वेफर्स का निर्माण किया जाता है। तो जो सेमीकंडक्टर का प्लांट होता है, एक फैक्ट्री होती है जिसमें इंटीग्रेटेड चिप सर्किट्स, सिलिकॉन वेफर्स ये बनाए जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स का यूज कहाँ पर होता है? तो डायोड में, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, दूरसंचार सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में इसका यूज किया जाता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इसका यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इन सभी में आज इसकी इंपॉर्टेंट भूमिका है। ये ध्यान रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान और चीन को सेमीकंडक्टर का पावर हाउस माना जाता है। तो सेमीकंडक्टर का पावर हाउस कौन से देश है? यूएसए, ताइवान, चीन। मैकेंसी के अनुसार वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग 2030 तक $1 ट्रिलियन का उद्योग बनने का अनुमान है। डेलोइट ने भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार के 2026 तक $55 मिलियन होने की संभावना प्रकट की है। अब भारत द्वारा सेमीकंडक्टर के लिए कौन कौन सी पहलें शुरू की गई है, इस पर अगर हम बात करें तो पहली है भारत में सेमीकंडक्टर डिस्प्ले और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का विकास। तो सेमीकॉन इंडिया के प्रोग्राम शुरू किया गया था। ठीक है, इसके तहत सेमीकंडक्टर डिस्प्ले, मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइन इकोसिस्टम में निवेश करने वाली कंपनियों को वित्तीय सहायता। तो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन के भीतर व्यवसाय डिजाइन है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम का निर्माण करना। आईटी हार्डवेयर के उत्पादन से संबंध योजना संचालित की जा रही है। सेमीकंडक्टर डिजाइन, आईसीबी निर्माण और पैकेजिंग के प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वित्तीय प्रोत्साहन और डिजाइन अवसंरचना के लिए एक डिजाइन से संबंध योजना चलाई जा रही है। क्वाड सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पहला। ठीक है, तो ये चीजें हमने इसके लिए शुरू करी है। अब एक नॉर्मल सी न्यूज है, भारतीय रिजर्व बैंक ने जलवायु वित्तीय संबंधी जोखिमों पर डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क 2024 जारी किया। तो बैंकिंग अधिनियम 1949 ये शक्ति का उपयोग करते हुए दिया है। तो जलवायु संबंधी वित्तीय जोखिमों का अर्थ उनसे है कि जलवायु से क्या बोलते हैं, कौन कौन से प्रभाव, वित्तीय परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जलवायु एक उभरते जोखिमों से एक है और इससे क्या बोलते हैं, जोखिमों को समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, और ये फ्रेमवर्क लगभग सभी पे लागू है, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों पे, टियर 4 शहरों पे, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान, गैर बैंकिंग। ठीक है, और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, नॉट सो इंपॉर्टेंट। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने भारत में तेंदुओं की स्थिति रिपोर्ट जारी किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री ने भारत में तेंदुओं की स्थिति। ठीक है, तो यह तेंदुओं की आबादी की गणना का 5वां चक्र का, और इसका आयोजन भी कौन करता है? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान ने राज्य वन विभागों के सहयोग से किया है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी है। प्रत्येक 4 वर्ष पर बाघ सशिकारी शिकार और उनके पर्यावास की निगरानी के तहत की जाती है। तो मॉनिटरिंग ऑफ टाइगर, को प्रेडिटर्स, प्रे एंड देयर हैबिटेट्स के तहत इसकी की जाती है। इस गणना में बाघों के पर्यावास वाले 18 राज्यों में तेंदुओं के वन पर्यावासों को शामिल किया जाता है। 4 बड़े भू बाघ संरक्षण शामिल हैं। तेंदुओं की गणना के लिए वन विहीन पर्यावास, शुष्क और 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले उच्च हिमालय से सैंपल नहीं लिए गए हैं। तो जो वन विहीन हैं, जहां पर 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई है, वहां से इसके सैंपल नहीं लिए गए हैं तेंदुए के। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर अगर नजर डालें तो भारत में तेंदुओं की अनुमानित संख्या कितनी है? 13,874 थी, हो गई है। ठीक है, जो 2018 में कितनी थी? 12,852। तो 1.08% की वृद्धि है। ये संख्या सैंपल में शामिल क्षेत्रों पर आधारित है, ये ध्यान रखना। मध्य भारत और पूर्वी घाट में तेंदुओं की आबादी में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में इनकी संख्या गिरावट दर्ज की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मध्य भारत और पूर्वी घाट में अधिक वृद्धि है, शिवालिक और गंगा के मैदान में गिरावट है। सबसे ज़्यादा आबादी तेंदुओं की कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु का स्थान उसके बाद में आता है। सबसे अधिक आबादी वाला टाइगर रिजर्व नागार्जुन सागर है, श्रीशैलम, पन्ना, सतपुड़ा है।
ठीक है। अगर हम तेंदुए के बारे में बात करें तो IUCN लिस्ट इसकी वनरेबल है, हमने देख लिया इतनी सारी संख्या है। साइट्स की परिशिष्ट वन में है, वन्य जीवन की भी फर्स्ट में है। ये ओनली भारत में नहीं, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान में भी पाए जाते हैं। मैंग्रोव और वन मरुस्थलों में नहीं मिलते, तो मैंग्रोव वनों और मरुस्थलों में नहीं मिलते। निशाचर जीव हैं, आसानी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं। आज का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यही है। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत बिल पेमेंट सिस्टम का संशोधित विनियामक फ्रेमवर्क जारी किया। तो RBI ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में दी गई शक्तियों का उपयोग करते हुए फ्रेमवर्क में संशोधन किया। इसमें क्या है, तो बिल प्रक्रिया के भुगतान को आसान बना, अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना, ग्राहकों के लेन देन को सुरक्षित बनाना। ठीक है, ये है इसमें। तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम के तहत किया है ये। तो भारत बिल पेमेंट सिस्टम क्या है, अभी हम ये देख लेते हैं। तो यहाँ ये सभी प्रकार के बिल भुगतान के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और इसको विकसित किसने किया था, तो NPCI ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको विकसित किया था। और बिल भुगतान के लिए एकीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो एजेंट्स, रिटेल दुकानों, बैंक शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से इंटर ऑपरेटेबल सेवा प्रदान करना। इस पर भुगतान करने के अलग अलग मोड उपलब्ध हैं। इस पर भुगतान की रिसिप्ट भी तत्काल प्राप्त हो जाती है। ये कई स्तरों वाला पेमेंट सिस्टम है। इनमें NPCI, भारत बिल पे लिमिटेड, एक सेंट्रल यूनिट BP के रूप में काम करता है। भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स ऑपरेशनल यूनिट्स की भूमिका निभाते हैं। ठीक है, और जो ये भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट्स है, ये बिलर ऑपरेटिंग यूनिट या कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट या दोनों के रूप में कार्य कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। गैर बैंकिंग पेमेंट एग्रीगेटर्स को ऑपरेटिंग यूनिट्स के रूप में भुगतान प्रणाली में भाग लेने की अनुमति दी गई है। कस्टम ऑपरेटिंग यूनिट अपने ग्राहकों को डिजिटल या भौतिक इंटरफेस प्रदान करती है, और बिलर ऑपरेटिंग यूनिट बिलर्स को BPPS से जोड़ने के लिए जिम्मेदार होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अन्य सुर्खियों की। तो अन्य सुर्खियों में पहली न्यूज है, राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक। इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री ने नाफेड की प्रदर्शन की समीक्षा की है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये जाना जरूरी है कि राष्ट्रीय अवसंरचना वित्त पोषण और विकास बैंक 2021 में इसकी स्थापना हुई है। लेटेस्ट है भाई, राष्ट्रीय अवसंरचना विकास वित्त पोषण और विकास बैंक अधिनियम 2021 के द्वारा इसकी की गई है। विशेषीकृत विकास वित्त संस्था है के रूप में स्थापित किया गया है। भारत में अवसंरचना क्षेत्र के वित्त पोषण को ध्यान रखना, बॉन्ड्स और डेरिवेटिव्स के बाजार को विकसित करना, अर्थव्यवस्था को सतत रूप से बढ़ाना। ठीक है, विजन क्या है, तो प्रभाव को इसमें मतलब कि निवेश को बढ़ावा देना, यही है इसका। विनियमन कौन करता है, तो RBI द्वारा अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान के रूप में यह विनियमित की जाती है। अर्बन फेम्ड सर्वे, तो अर्बन फेम्ड सर्वे किसने किया है अभी, तो जो NSSO है, इसने इसरो के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षरित किया, और इस समझौते के माध्यम से UPS अर्बन फेम्ड सर्वे को भुवन पोर्टल का उपयोग करके डिजिटल किया जाएगा। NSSO जो है वो MOSPI के दिन काम करता है। UFS क्या है, तो इसका आयोजन NSSO का फील्ड ऑपरेशन डिवीजन करता है। UFS ब्लॉक शहरी क्षेत्र में 120 से 150 घरों वाली एक कॉम्पैक्ट एरियल यूनिट होती है। इसका आयोजन प्रत्येक 5 वर्षों में अलग अलग चरणों में किया जाता है। सामाजिक आर्थिक चरण और डिजिटल रूप से UFS ने पहली बार चरण 2017 से 22 के दौरान भुवन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके 53 से अधिक शहरों को कवर किया था। तो ये ध्यान रखना। अगले न्यूज पर चलते हैं। मेलकानोक्लामिस द्रौपदी, M द्रौपदी, तो M द्रौपदी क्या है, तो हेड सील्ड सी स्लग, एक नई समुद्र प्रजाति की पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटों से खोज की गई है। तो ये जो है हेड सील्ड सी स्लग नई समुद्री प्रजाति है, और जिसकी खोज कहाँ से की गई है, तो पश्चिम बंगाल और ओडिशा से इसकी खोज की गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इसका नाम देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के नाम पर मेलानोक्लामिस द्रौपदी रखा है। तो M द्रौपदी के नाम पर इनका रखा गया है। ठीक है, यह प्रजाति अपने पर्यावास में मेनाक्लोमिस बेंगलिसिस के साथ समझौतित करती है। ठीक है, इसकी खोज 2020 में की गई थी। यह आकृति विज्ञान की दृष्टि से M द्रौपदी से अलग है। M द्रौपदी बेंगालिस के आकार में से छोटी है, रंग धब्बेदार भूरा और काला है। ठीक है, सी स्लग तेज शिकारी होते हैं, अन्य विचरण करने वाले जीवों को अपना शिकार बनाते हैं। चलिए मोटापा की बात करते हैं, ओबेसिटी। तो लैंसेट के एक नए अध्ययन से पता चला है कि दुनिया भर में मोटापे की समस्या में बढ़ोतरी हुई है।
लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, मोटापे की समस्या बढ़ रही है। चलो, शरीर में वसा के अत्यधिक जमाव को मोटापे के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो वसा का अत्यधिक जमाव, फैट्स का अतिरिक्त जमाव ही मोटापा है। अत्यधिक मोटापा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। 30 से अधिक बॉडी मास इंडेक्स को मोटापा माना जाता है, ये ध्यान रखना। तो BMI कितना होना चाहिए हमारा? अगर 30 से ज़्यादा है तो उसको बोल देंगे हम कि भाई ये पर्सन तो मोटा हो गया है। ठीक है, चलिए लैंसेट के अध्ययन पर बात करें तो दुनिया भर में बच्चे और वयस्कों में मोटापे की दर में क्या बोलते हैं लगभग 4 गुना बढ़ी है। 20 वर्ष से अधिक उम्र की लगभग 44 मिलियन महिलाएं और 26 मिलियन पुरुष मोटापे की समस्या से जूझ रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज, सांस लेने की समस्या, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स इससे होती है। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, तो इसकी बात करें तो केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने PM अजय यानी कि प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना राज्य के तहत राज्यों में आवासीय छात्रावासों की आधारशिला रखी। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति की समुदाय की गरीबी को कम करना, साक्षरता दर में वृद्धि करना, स्कूल में अनुसूचित जाति के बच्चों के नामांकन में। योजना घटक क्या है? अनुसूचित जाति बहुल गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करना, अनुसूचित जाति समुदायों की सामाजिक आर्थिक के लिए सहायता अनुदान करना, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क में शीर्ष रैंकिंग वाले उच्चतर शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण। सिंपल सी बात है, केंद्रीय और सहकारिता सामाजिक न्याय मंत्रालय की है। ठीक है, केंद्र प्रायोजित है। वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम, तो वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो DRDO ने भूमि आधारित एक पोर्टेबल लॉन्च से वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है ये। ठीक है, अगर इस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो ये मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। मतलब क्या है कि स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है। DRDO प्रयोगशाला अन्य भारतीय रिसर्च सेंटर इमारत ने विकसित किया है। इसमें बहुत सारी है, दोहरे थ्रस्ट वाली ठोस मोटर द्वारा गतिमान, ठीक है, कम दूरी पर निम्न ऊंचाई वाले हवाई खतरों को लक्षित कर सकती है। तो ये ध्यान रखना किसने विकसित किया है? DRDO ने। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विलिटी एंड इक्विलिटी, तो हाल ही में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अलायंस फॉर गुड पहल के लिए लोगों और वेबसाइट लॉन्च करी है। तो ये अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर एंड इक्विलिटी की बात करें तो भारत ने विश्व आर्थिक मंच के समर्थन और सहयोग से लॉन्च किया था। ठीक है, जेंडर समता और समानता में विश्व सबसे अच्छे उदाहरणों में एक साथ लाना, ज्ञान साझा करना, महिलाओं के स्वास्थ्य, सीमा और उद्यम जैसे आकर्षित करना, G20 लीडर्स में महिलाओं के नेतृत्व में। इसको मेंस में आप योगदान लिख सकते हो। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, तो उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन किया गया है। उसका नाम क्या रखा गया है? विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। ये भारतीय पंचांग गणना पर आधारित है। तो ये वैदिक घड़ी भारतीय पंचांग गणना पर आधारित है। ये घड़ी उज्जैन मध्य प्रदेश में जंतर मंतर परिसर में स्थित है। जंतर मंतर को क्या बोलते हैं? जो एक वेधशाला है और इसको हमारे जयपुर के राजा जवाई जयसिंह द्वितीय ने बनाया था। हमारा जंतर मंतर 5 जगह पर है, उज्जैन, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी, जयपुर, उज्जैन, दिल्ली, मथुरा, वाराणसी और जयपुर। जयपुर इनमें सबसे बड़ा है और दिल्ली इनमें सबसे पहले बना था। जयपुर स्थित जंतर मंतर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। उज्जैन जीरो मेडिटेरियन लाइन और कर्क रेखा के सटीक मिलन बिंदु पर स्थित है। हिंदू ज्योतिष शास्त्र के अनुसार उज्जैन को कभी भारत का सेंट्रल मेरिडियन माना जाता था। यह भारत के टाइम जोन और शहर समय में अंतर का निर्धारण करता था। तो ये ध्यान रखना। हमें निकारागुआ की बात करें तो ये यहाँ पर है। उसकी कैपिटल क्या है? तो इसकी कैपिटल हो जाएगी मनागुआ। ठीक है, आसपास की सिटीज़ देख लो। ठीक है, तो एक बार अगर हम बात करें इसमें तो अभी क्या हुआ यहाँ पर, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अधिकार प्राप्त विशेषज्ञ निकारागुआ के राष्ट्रपति ने मानवता के खिलाफ अपराध के बराबर मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है। न्यूज़ नॉट इंपॉर्टेंट, फिर भी देख लेना एक बार। मध्य अमेरिकी गणराज्यों में से एक है। भूमि सीमाएं उत्तर में होंडुरास और दक्षिण में कोस्टारिका। तो 2 ही देशों से लगती है, होंडुरास, कोस्टारिका। बाकी कैरेबियन सी, पश्चिम प्रशांत सागर ही सही, सबसे ऊंची चोटी, रिवर्स यहाँ पर याद रखिएगा। निकारागुआ झील है, मध्य अमेरिका में सबसे बड़ी है ये। ओमेटेमे आइलैंड निकारागुआ झील से घिरा हुआ है। तो ओमेटेमे आइलैंड भी यहाँ पर है। तो ओमेटेमे आइलैंड भी है यहाँ पर। चलिए, इसी के साथ में आज की करंट न्यूज़ टुडे खत्म होती है। धन्यवाद आप सभी।